नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी विद आरएनबी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है लिथोस्फीयर स्थलमंडल, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक पीओ, एसएससी, एनडीए, पटवार, कांस्टेबल और राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो जो अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें रीट में तो इसी टॉपिक से ज्योग्राफी के सिलेबस की शुरुआत भी होती है और विभिन्न प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हैं, कॉलेजों के एग्ज़ाम हैं, स्कूलों के पाठ्यक्रमों में ये टॉपिक भूगोल का बहुत पॉपुलर टॉपिक है, जिसके अंतर्गत भौतिक भूगोल का अध्ययन करवाया जाता है और मेन ब्रांच है ये ज्योग्राफी की। इसलिए इस टॉपिक को हर विद्यार्थी अगर पढ़े तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। फिर भी कई मुख्य एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को चुना गया है और इन टॉपिक वाइज बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे रीट है, या अपन कहें कि कुछ एनडीएज़ हैं, कुछ बेल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं, उनके ज्योग्राफी सिलेबस में स्टार्टिंग यहीं से ही होती है। तो सभी विद्यार्थी अपने अपने पाठ्यक्रमानुसार इनका अध्ययन कर सकते हैं और ख़ास तौर से राजस्थान के संदर्भ में जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये टॉपिक लिए जा रहे हैं और उनको इसमें काफ़ी सहूलियत रहेगी अपना ज्ञान अर्जित करने में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपन रुख करते हैं स्थलमंडल की ओर। देखिए विद्यार्थियों, स्थलमंडल जो लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, इसमें देखिए स्थलमंडल होता क्या है। सबसे पहले अगर अपन देखें तो स्थलमंडल जैसे ज्योग्राफी की दो शाखाएं होती है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसको रखा जाता है। जैसे आप मेरे साथ देखिए, भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जीवमंडल के क्रमबद्ध अध्ययन तथा इनके मध्य पारस्परिक क्रियाओं एवं अंतर संबंधों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। आप दोबारा देख सकते हैं, भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल के क्रमबद्ध अध्ययन तथा इनके मध्य जो पारस्परिक क्रियाएं एवं अंतर संबंध का जो अगर अध्ययन कहीं किया जाए तो वो स्थलमंडल के अंतर्गत ही किया जाएगा। भू-आकृतिक विज्ञान की अगर अपन बात करें, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी अपन कहते हैं, भू और उसकी आकृति, देखिए मुख्य रूप से स्थल स्वरूपों का ही अध्ययन है। अब स्थल पर कौन कौन से स्वरूप हैं उन्हीं का अध्ययन इसमें होता है, जिसके अंतर्गत 3 श्रेणियों के उच्चावचों को सम्मिलित किया गया है। 3 श्रेणियों के उच्चावचों को सम्मिलित किया गया है। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक इस प्रकार से है क्योंकि स्थलमंडल में बहुत सारी चीज़ें आती है। पूरी फिजिकल ज्योग्राफी अपन स्थलमंडल के अंतर्गत लगभग रखते हैं क्योंकि ये भू प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर होता है। देखिए 3 जो श्रेणियां कौन सी होती है। प्रथम, 1 नंबर देखिए, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिन्हें अपन महाद्वीप में महासागरों को शामिल करते हैं। ये भूमि के ऊपर ही होते हैं, महाद्वीप में महासागर, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। इन्हें अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फ्यूचर और इसके अंतर्गत आते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आते हैं। तो धरती पर जो महाद्वीप और महासागर हैं वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। और दूसरा जो आता है इसके अंदर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, इसमें पर्वत हैं, पठार हैं, वे मैदान हैं। सेकंड ऑर्डर रिलीफ फ्यूचर में देखिए माउंटेन है, प्लेटू है एंड प्लेन है। तीसरे की अगर अपन बात करें थर्ड, तो तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं इसमें घाटियाँ, डेल्टा आदि, वैलीज, डेल्टाज, एटीसी, ये सारे इसके अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले बात आती है कि प्रश्न ऐसे आते हैं, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो आपको बोलना है प्रथम श्रेणी के। इस धरती पर सबसे पहले जो भू-आकृतियों का निर्माण हुआ वो कौन सी हैं? कॉन्टिनेंट और ओशन। कहने का तात्पर्य महाद्वीप और महासागर सबसे पहले बने। उसके बाद में पर्वत, पठार, मैदान बने, जिन्हें द्वितीय श्रेणी के भू आकार के हैं, सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं रिलीफ फ्यूचर। और थर्ड में आता है तृतीय श्रेणी के भू आकार, घाटियाँ हैं, डेल्टा हैं, बाकी जो भी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी, झीलें वगैरह, वो सब ETC इसके अंदर रखा जाएगा। तो ये 3 जो पार्ट हैं वो आपने देखे भू-आकृतिक विज्ञान के। आगे देखिए, भूपटल के विविध स्थल रूपों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बलों के पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। अब भूपटल के ऊपर जो भी निर्माण होता है वो बाह्य और आंतरिक भागों से होता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, एक अंतर्जात बल काम करते हैं, बहिर्जात बल काम करते हैं। तो धरती पर जो भी फ्यूचर्स बनते हैं वो सारे इसी की वजह से
बनते हैं। अब अगर अपन थोड़ा सा मैं आपको आगे ये बताएं, अपन देखें कि स्थूल रूपों को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थल रूपों की। अब स्थूल रूपों को प्रभावित करने वाले बल कौन से हैं? स्थल रूप का मतलब ये हो गया कि जैसे अपन फॉर एग्जांपल बात करें, आप मेरे साथ एक प्रकार से यहाँ देख सकते हो, जैसे कि ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये स्थल मंडल हैं, ये जैसे पर्वत, आगे मैं डायग्रामों से आपको समझाऊंगा अभी। तो ये पूरा स्थल मंडल है, ये वाले पूरे इलाके किसके अंतर्गत आते हैं? स्थल मंडल के अंतर्गत ही आते हैं। अब एक तो आंतरिक बल होते हैं, अंतर्जात बल होते हैं, एक बहिर्जात बल होते हैं। तो आंतरिक और बहिर्जात बलों की वजह से ही ये स्थल रूपों की, या अपन कह सकते हैं लिथोस्फीयर की संरचना होती है। अब ये कितने किलोमीटर तक होती है? तो मोस्टली अपन कहते हैं कि जो ये स्थल मंडल है वो 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। इसको अपन फुल डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग जहन में बिठाने के लिए कि ये बाह्य शक्तियाँ होती है और ये आंतरिक शक्तियाँ होती है, यहाँ समझाने के लिए इसको आप इस डायग्राम से बहुत बखूबी समझ सकते हैं। एक बार आप मेरे साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं जिनको आपको समझ में अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन आपको पूर्णतः स्थल मंडल समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा सा प्रयास करें। देखो, स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का अगर विभाजन किया जाए तो फोर्सेस ये रहते हैं दो, अंतर्जात बल और दूसरा आपका आता है बहिर्जात बल। अंतर्जात बलों को इंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं और ये जो अंतर्जात बल हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे पटल विरूपणी बल जिसे अपन ऐसे बोल सकते हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्स बोल सकते हैं, या अपन सडन जो इंडोजेनेटिक फोर्स हैं, आकस्मिक अंतर्जात बल हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए, जैसे पटल विरूपणी बल भी दो प्रकार के होते हैं, महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। अब महादेश जनक बल से क्या बनता है? महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि महाद्वीप निम्न से संबंधित है। अगर पटल विरूपण आता है तो ये भी क्वेश्चन राइट है, और अगर महादेश जनक बल आता है तो ये भी राइट है, क्योंकि एक समय नहीं लगता, इनमें हजारों वर्षों के बाद ये परिलक्षित होते हैं महाद्वीप और महासागर, इसलिए महादेश जनक बल बोला जाता है। ये पटल विरूपण के अंतर्गत आता है। पर्वत निर्माणकारी बल भी हैं, इनको अपन अभी आगे पढ़ेंगे। और देखिए वो कौन से, उसके पहले साथ साथ बहिर्जनित बल भी अपन पढ़ लेते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स देखिए, इसके अंतर्गत आते हैं बहिर्जात बल में, जैसे अनाच्छादन है, डेनुडेशन है, अपक्षय है, अपर्दन है। तो अनाच्छादन का तात्पर्य ये होता है, डेनुडेशन की अपक्षय, जब तक किसी भी चीज़ का अपक्षय नहीं होगा या उसमें दरारें नहीं आएंगी, क्रैक्स नहीं आएंगे, वो कमज़ोर नहीं होगी, तब तक उसका अपर्दन नहीं होगा, इरेजन नहीं होगा, मतलब उसका कटाव नहीं होगा। अपर्दन का तात्पर्य होता है कटाव। अपक्षय का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं परिभाषा इसकी बोलूँ तो अपने मूलभूत स्थान पर टूट फूट की क्रिया अपक्षय कहलाती है। अपने मूलभूत स्थान पर टूट फूट की क्रिया अपक्षय कहलाती है। अब ये भौतिक होता है, रासायनिक होता है, बहुत सारे प्रकारों से इसको लिया जाता है, समझ सकते हैं अपन। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को खोल के आपके सामने बताता हूँ, पूरी पिक्चर आपके सामने इस प्रकार से रहेगी, क्लियर रहेगा। देखिए मेरे साथ विद्यार्थियों, ये महादेश जनक बल की बात की अपन ने। अब इसके अंतर्गत अपने इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँ तो देखें, एपिरोज जेनेटिक फोर्सेस बोल सकते हैं, जिसको ये ग्रीक भाषा का शब्द है एपिरोज, और इसमें अपन कह सकते हैं कि खास तौर से महाद्वीपों का ही निर्माण होता है। और पर्वत निर्माणकारी बलों की जो अपन ने बात की थी, यहाँ मेरा एच और ये इस प्रकार से ये हॉरिजेंटल बनाया है। इसका मतलब इसमें जो बल या शक्ति काम करती है वो हॉरिजेंटल प्रकार की या क्षितिज शक्तियाँ ही काम करती है। तो सर महादेश जनक बल में कौन सी करती होगी? तो इसमें देखिए वी बल, इसका मतलब ये है कि ये वर्टिकल काम करेगा। तो महादेश जनक बल में वर्टिकल जो फोर्सेस हैं वो लगते हैं, इसके अंदर हॉरिजेंटल फोर्सेस लगते हैं, और इसको अपन ओरोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं। इसके अंदर पर्वतों में, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, पर्वत वगैरह इनका निर्माण होता है। और अगर अपन पर्वत निर्माणकारी बलों को देखें तो देखिए मेरे साथ इस तीर में साफ नीचे चलेंगे अपन, और नीचे जाने पर आपको पता चलेगा कि पर्वत तनाव मतलब टेंशन होगी, भूपटल विभंग होगा, और क्रस्टल फ्रैक्चर आएंगे, चटकने आएंगी, क्रैक्स आएंगे, वर्षण होंगे, फाल्टिंग जिसको अपन बोलते हैं। तो ये तनाव पर्वत निर्माणकारी बलों में एक तो रहता है तनाव, और दूसरा इसके अंदर कौन सा रहता है? संपीड़न। संपीड़न में चट्टानें पास पास में आती है, तनाव में चट्टानें दूर दूर जाती है। टेंशन होगी तो दो दोस्तों में टेंशन होगी तो दूर दूर ही जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच का मलबा जो है, जैसे इस डायग्राम को मैं यहाँ समझ सकता हूँ, जैसे कि एक
ये पर्वत है, ये पर्वत है, दोनों पास पास में आ रहे हैं तो दोनों ऐसे फोल्ड पड़ेंगे, मोड़ पड़ेंगे, आपस में पिचक जाएगा कोई भी चट्टान। और अगर यही चीज़ें दूर दूर जाएंगी तो यहाँ क्रैक्स आएंगे, यहाँ ऐसे दरारें आएंगी और दरार आने से इनके अंतर्गत नए भूभागों का निर्माण होगा। तो ये इस प्रकार से तनाव और अपन ने संपीड़न के बारे में बात की। संपीड़न से देखिए भूपटल बंकन, मुड़ना, क्रिस्टल बिल्डिंग और उसके अलावा बेंडिंग, उसके अलावा अगर अपन देखें सवलन और वलन, और सवलन भी दो प्रकार का होता है, जैसे उच्चसवलन और अवसवलन। अब ये जो सारे चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, स्थल मंडल को समझने या स्थल मंडल के निर्माण की ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अगर आपसे पूछा जाए कि वलन किसका भाग है तो संपीड़न का भाग है। इसको एक बार आप बहुत अच्छे से पढ़ें, सबको, इन सब में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यूपीएससी से लेके और जनरली कांस्टेबल तक के एग्ज़ामों में या जो भी एग्ज़ाम अपने होते हैं स्थानीय स्तर के, उन सब में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी हैं। इन डायग्रामों से अलावा फिजिकल ज्योग्राफी में कोई डायग्राम नहीं है जो इनको सटीक से समझा सके। देखिए भूपटल बंकन, मुड़ना, या अपन कहें सवलन, वलन, मतलब बात आती है संपीड़न की, संपीड़न में आता है वलन, मोड़ या मुड़ना, ये सब चीज़ वलन से संबंधित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एक ही रहता है पर्वत निर्माणकारी संपीड़न बल में, वलन। और यहाँ अपन कह सकते हैं तनाव में क्या रहता है, विभंग। भंग का मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं फ्रैक्चर हो गया ना, या उसी प्रकार से दरारें आ गई, या चटकन हो गया, भ्रंशन हो गया। ये पर्वत निर्माणकारी में दो प्रकार के हैं, एक तो तनाव है और दूसरा संपीड़न है। उसी प्रकार से देखो इसमें महादेशजनक बल के अंतर्गत भी दो है, ऊपरी मुखी बल है और अधोमुखी बल है। ऊपरी मुखी बल में निर्गमन होता है और इसमें निमंजन होता है। कोई भूभाग ऊपर उठ जाता है और कोई भूभाग नीचे धस जाता है। निमंजन का मतलब नीचे धसना और निर्गमन का मतलब ऊपर उठना। तो ये महाद्वीपों से संबंधित प्रोसेस है, ये पर्वतों से निर्मित संबंधित प्रोसेस है। देखो इसमें ज़्यादा समय नहीं है, मैं बार बार इसीलिए आपके सामने इस चीज़ को रख रहा हूँ कि आप इसको भली भांति समझ पाएँ। पर्वत निर्माणकारी जो बल हैं इसमें हॉरिजेंटल फोर्सेस लगते हैं और दो प्रकार के इसमें बल महत्वपूर्ण हैं, एक तो तनाव टेंशन और दूसरा संपीड़न कंपेंसेशन। तो इस प्रकार से ये दो चीज़ें आप लोगों ने देखी, तो इससे तो बनता है, अपन कह सकते हैं कि भ्रंश मोस्टली, और इससे बनता है वलन। तो भ्रंश किस बल से जनित प्रोसेस है, तो अपन बोल सकते हैं तनाव। और अगर अपन बात करें वलन की, तो वो किससे संबंधित प्रोसेस है, संपीड़न से। तो इस प्रकार से ये एक बेल्ट पूरा होता है अपना अंतर्जात बल का। तो अंतर्जात बलों में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें प्रोसेस देखी। और यहाँ पे जो बहिर्जात बल के बारे में आपने देखा था, अनाच्छादन, डेनुडेशन, इसमें अपक्षय और अपर्दन होता है। ये प्रोसेस होता है अंतर्जात बल। ये सब प्रोसेस है अंतर्जात बल का। इतना आपने जो पढ़ा, जब ये सारी क्रियाएं घटित होके, और इसके अंतर्गत आकस्मिक अंतर्जात बलों में भूकंप है, ज्वालामुखी है, दो ये चीज़ें आती हैं। एक तो आता है इसके अंतर्गत, जैसे अपन कह सकते हैं भूकंप, और दूसरा कौन सा आता है, ज्वालामुखी। ये दो पार्ट इसके अंतर्गत रख सकते हैं। बहिर्जात जो बल है इसमें देखिए अनाच्छादन तक अपनी बात हुई। अपक्षय अपर्दन की परिभाषा मैंने अपने बताई। कोई चट्टान है, जैसे ये चट्टान है, इस चट्टान का अपने मूलभूत स्थान पर टूट फूट की क्रिया, ये क्या कहलाती है बच्चों, अपक्षय कहलाती है। और अगर अपन कहें कि अब ये चट्टान, इसका जो अपक्षय हुआ पार्ट है, ये अपने मूलभूत स्थान पर ही टूटेगी, कहीं जाएगी नहीं। लेकिन दूसरी शक्ति अपर्दन, अब इसके अंदर एक ताकत है। अपर्दन कितने प्रकार का होता है, बहता जल, पवन, हिमनद, सागरीय तरंग और परिहिमानी, इन सब से। जैसे वायु आई तो वायु बहुत तेज़ गति से आएगी तो इसको उड़ा के ले जाएगी, पानी इसको उड़ा के ले जाएगा, हिमनद इसको उड़ा के ले जाएगा, मतलब बहा के ले जाएगा, सागरीय तरंग इनको, जैसे भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है तो कटफट के इस स्थिति में आ गया, परिहिमानी है। ये सारी जो है, इन सब की वजह से अपक्षय फिर और कमज़ोर होता हुआ अपर्दन में तब्दील हो जाता है और वो कटाव हो जाता है उस भूभाग का। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा स्थल मंडल पर दो प्रकार के काम कार्य करते हैं बल, जैसे एक अंतर्जात बल एंडोजेनेटिक फोर्स हैं और दूसरे एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं, जिसे बहिर्जात बल के नाम से अपन पुकारते हैं। अब वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आगे आ रहा है और वो है, देखिए ये स्थल मंडल है। मोस्टली जो विद्यार्थी छोटे बड़े जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, इस वीडियो में थोड़ी सी आप लोगों के प्रतियोगिता और आज के युग में जो प्रतियोगिता में जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चनों का, उनको ध्यान में रखते हुए ही इस वीडियो को बनाया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पर्वत, पठार, घाटी,
मैदान और तटीय मैदान और सागर। इस प्रकार से जो ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है कि दोबारा से देख सकते हैं आप इसको, ये पर्वत है, फिर आगे चलते हैं तो ये पठार आता है, फिर आगे चलते हैं तो घाटी आती है, फिर आगे चलते हैं तो मैदान आते हैं, फिर आगे चलते हैं तो तटीय इलाके आते हैं और फिर ये सागर या समुद्र आता है। देखो इन सबको अपन स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, यही लिथोस्फीयर है। अब ऊपर वाली जो चीज़ें आप लोगों ने देखी कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल है, तो उनके बिना ये स्थलाकृतियाँ बनती नहीं हैं। जब तक टेंशन नहीं होगी तो कोई नई मूवमेंट्स नहीं आएंगे, और अगर अपन कहें कि संपीड़न नहीं होगा तो फिर भी कोई नई चीज़, कोई नई रचना नहीं होगी। उसी प्रकार से भूकंप और ज्वालामुखी अगर नहीं आएंगे तो धरती पर नई चीज़ नहीं बनेगी। अब भूकंप और ज्वालामुखी से या तनाव से, संपीड़न से, अंतर्जात और बहिर्जात बलों की वजह से ही ये स्थलाकृतियाँ आपके सामने दिखाई देती है। और यही भूगोल है। आपने स्टार्टिंग वाले एक मेरे पहले वीडियो में मैंने इस पर आपको काफ़ी अच्छे से समझाया भी है। देखिए स्थल मंडल इसे बोलते हैं। अब बात आती है इस लिथोस्फीयर की कि सर प्रमुख स्थलाकृतिक स्वरूप ही स्थल मंडल या लिथोस्फीयर है धरती के ऊपर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि मैं आगे एक दो डायग्राम से मेरे पास और हैं, उसके अंतर्गत मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ आप ये देखिए कि जो पर्वत है, पठार है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये महाद्वीप वाला इलाका है, ये पूरा महाद्वीपीय इलाका है और ये महासागरीय इलाका है। तो महासागरीय इलाके और महाद्वीपीय इलाकों में देखिए गहराई की अगर अपन बात करें तो 40 किलोमीटर तक नीचे गहरा अपन कह सकते हैं कि ये भूप्रकृति में स्थल मंडल के पार्ट हैं, 40 किलोमीटर तक यहाँ महाद्वीपों के नीचे। और अगर समुद्रों के नीचे बात करें, सागरों के नीचे बात करें तो 5 से 10 किलोमीटर इसकी गहराई मानी गई है भूप्रकृति के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये स्थल मंडल का पार्ट हुआ, इसको आप फोटो वगैरह ले सकते हो। अब आगे देखिए, थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा क्योंकि स्थल मंडल काफ़ी बड़ा है, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी पूरा इसमें आता है। देखिए ठोस पृथ्वी के अध्ययन को स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठोस पृथ्वी के अध्ययन को स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथास LITHOS का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो चट्टान होता है, और लिथास का अर्थ चट्टान हो गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लिथास से क्या तात्पर्य है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो चट्टान। स्थल मंडल लिथोस्फीयर से अभिप्राय पृथ्वी के उस बाह्य हिस्से से है जिससे भूप्रकृति क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल समाहित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थल मंडल में 2 पार्ट आ रहे हैं, एक तो क्रस्ट और एक ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल। अब यहाँ अपन को समझना पड़ेगा कि क्रस्ट क्या होती है और ऊपरी मेंटल क्या होता है। अब क्रस्ट किसे कहते हैं और मेंटल किसे कहते हैं, तो अपने पास में कुछ डायग्राम्स हैं, अपन सीधे चलते हैं उन डायग्रामों की तरफ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में ये स्वेस महोदय ने दिया, सबसे पहले रासायनिक संरचना स्वेस की है। अब देखिए ऑस्ट्रिया के थे ये। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक सर्किल, ये जो सर्किल ड्रॉ किया हुआ है इसके ऊपर एक पतली सी लेयर है, इसको अपन बोलते हैं क्रस्ट। ये ऊपर डॉट 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 जो मैंने कर रखा है ये है क्रस्ट। क्रस्ट को अपन दूसरा नाम भूप्रकृति भी है, CRUST क्रस्ट होता है, और एक क्रोड होता है। यहाँ जो ये नीफे लिखा हुआ है इसको अपन क्रोड भी बोलते हैं। तो ये अभ्यंतर है या क्रोड है, इनके 3-4 नाम हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अब देखिए पहली परत पृथ्वी की आती है सियाल, दूसरी परत आती है सीमा और तीसरी परत आती है नीफे। सियाल के ऊपर है भूप्रकृति जिसे अपन क्रस्ट बोलते हैं, पपड़ी जिसको कहते हैं। अब ये लगभग अपन 200 किलोमीटर तक मानते हैं, लेकिन अगर इसकी औसत गहराई की अगर अपन बात करें तो महाद्वीपों पर तो 40 किलोमीटर तक है और महासागरों के नीचे 5 से 10 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब ये जो एक डायग्राम, लेकिन उपरोक्त बात इससे संबंधित नहीं होती, तो एक अभिनव मत और है डायग्राम, देखो इससे अपन पता लगा सकते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको क्रस्ट बोलते हैं। ये देखिए ये वाला पूरा पोर्शन, छोटा सा पार्ट 0 से 10 किलो 30 किलोमीटर तक जो यहाँ एक डायग्राम में गहराई मानी गई है 30, मैं यहाँ 40 भी लिख सकता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो पार्ट है गहराई के अकॉर्डिंग 30 से 40। अब देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्रस्ट है। इस क्रस्ट के बाद में स्टार्ट होता है अपर मेंटल, जिसको अपन कह सकते हैं अपर मेंटल,
ठीक है। ये पूरा बेल्ट अपर मेंटल का है, ये भी अपर मेंटल ही है, ये भी अपर मेंटल है, ये अपर मेंटल है, और ये बीच में इसको डॉट 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 ऐसे कर रखा है, ये अपर मेंटल है। और ये समझाने के लिए कर रखा है यहाँ डॉट डॉट, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल नहीं है, ये दोनों ही अपर मेंटल है। यहाँ पे थोड़ी सी डिसकॉन्टिन्यूटी चेंज होती है तो इसलिए आपको डॉट डॉट बता रखा है। रेपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है जिसको अपन कहते हैं कि रेपिटी, एक प्रकार से असंबद्धता। अब देखिए आगे ये वाला हो गया क्रस्ट, और क्रस्ट के बाद हो गया ये वाला यहाँ तक मेंटल। कहने का मतलब 40 से लेके और 2900 किलोमीटर की गहराई तक आता है मेंटल। पृथ्वी में 3 परतें मानी जाती है स्टैंडर्ड, तो आपने बोल दिया 1 नंबर तो क्रस्ट हो गया, और 2 नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, मेंटल हो गई। और फिर अगर अपन बात करें यहाँ 2900 से लेके 6371 किलोमीटर तक, ये है कोर, जिसको अपन बोलते हैं कोर कह दो या नीफे कह दो, या अपन कहें अभ्यंतर बोल दो, आंतरिक भाग बोल दो पृथ्वी का, वो यही है। यहाँ से 2900 से लेके यहाँ 6371 किलोमीटर तक का। अब इसके अंतर्गत ये बाह्य कोर है और ये इनर कोर है, जिसको आपको समझने की कोशिश की है। अब अपना स्थल मंडल में यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ये तो वो पार्ट है अंतर्जात बल, यहाँ से शक्तियाँ कार्य करती है और यहाँ क्रस्ट तक आती है। और इस क्रस्ट के ऊपर देखिए मैंने डायग्राम यहाँ आपको समझाने के लिए बनाया है कि ये जैसे पर्वत है, पठार है, तो इसका मतलब ये महाद्वीप वाला इलाका है, ये पूरा महाद्वीप वगैरह ये इलाका, ये पानी वाला इलाका मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश की है, ये पानी वाला इलाका है। तो इस इलाके के नीचे क्रस्ट कम है, 5 से 10 किलोमीटर है, और यहाँ पे 30 से 40 किलोमीटर तक है। तो ये जो गहराई औसत यहाँ 30 से 40 बता रखी है, वो मैंने एक डायग्राम से आपको ऐसे यहाँ बता दी है। अब देखिए इसी प्रकार से अगर अपन आगे देखें कि ये जो पोर्शन है यहाँ आपका क्लियर होता है। फिर इस डायग्राम में आगे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में देखो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये तो क्रस्ट की बात हुई। अब क्रस्ट के बाद में देखो एक दो क्वेश्चंस यहाँ और हैं जो अपने लिए यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि अर्थर होम्स महोदय ने पृथ्वी को 2 मंडलों में विभक्त किया था, और भू प्रॉपर्टी एक मंडल उन्होंने नाम दिया कि ये तो भू प्रॉपर्टी है, और दूसरे को उन्होंने क्या कहा कि अधः स्तर सब स्ट्रेटम कहा है। तो एक तो देखिए भू प्रॉपर्टी क्रस्ट कहा, और दूसरा अधः स्तर जिसको अपन कहते हैं सब स्ट्रेटम के नाम से जाना गया। ये पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण अनेक तत्वों से मिलकर बना है, जिससे 8 तत्व ही पृथ्वी का 98% भाग है, शेष 2% भाग अन्य तत्वों से मिलकर बना है। इसी प्रकार से आप लोगों ने अभी देखा कि पृथ्वी का जो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसको अपन भूक्रोड वगैरह बोलते हैं, ये इसके अंतर्गत आपको समझ में आएगा। पृथ्वी की जो घनत्व है वो 13.6 है, औसत घनत्व 5.5 है, और फिर यहाँ पे कुछ असंबद्धताएं वगैरह हैं वो अपन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप अभी ये स्थलमंडल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे कुछ पोर्शन इसका बाकी है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और जस्ट इसके बाद में लिथोस्फीयर का 2 नंबर का वीडियो आएगा जो 10 से 15 मिनट का रहेगा, जिसमें आपको संपूर्ण स्थलमंडल की जो आगे की जानकारी है इसी टॉपिक से वो आपको आगे समझ में आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अच्छी मेहनत के द्वारा आपके पास बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानवर्धक टॉपिक को चुनते हुए और वीडियो हम आपको शेयर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।